नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहा है और उस परीक्षा में आप अपनी तैयारियों के हिसाब से अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे बच्चों के पेपर हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पर हमें कुछ अलग से इसकी प्रिपरेशन के लिए प्लान करें, कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करें जिससे कि हम अपनी परीक्षा में बेहतर कर पाएं। अब रियली जब परीक्षा चल रही है तो जरूरत है इस समय के ट्रेंड की, मतलब जो आजकल के पेपर हो रहे हैं 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का, 5 तारीख का, मतलब आज तक का, इन सभी पेपर की एनालिसिस आपको करना जरूरी है। इन सभी सवालों के नेचर के हिसाब से ही सवालों की प्रैक्टिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट से और अपनी एनालिसिस पर जो प्रश्नों को पा रहा हूँ, जिस प्रश्नों का यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट देख पा रहा हूँ अलग अलग जगहों से बातचीत करने पर, उसी तरह के प्रश्नों का उपयोग मैं आपको इस प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। यह उन सभी के लिए अच्छा होगा जिनको आगे पेपर देना है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों में इन प्रश्नों को शामिल करें, लेकिन इसको जरूर जान ले कि यह सेशन जो अभी तक का पेपर हो चुका है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, सब पर बेस्ड है, सबके रिलेटेड प्रश्नों को कवर कर रहा है। और ऐसे ही प्रश्न आपको कल परसों नरसों में जो पेपर आप दोगे उस पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार थोड़ा सा जान लीजिए उन टॉपिक की जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं अभी तक की परीक्षा में। अभी तक हमने देखा कि 2 तारीख को पेपर हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का आज का पेपर हुआ है। अब इन पेपर्स में हमने जो प्रश्नों का देखा, प्रश्नों को ऑब्जर्व किया, तो प्रश्न आरआरबी आरपीएफ ने देखा कि जो रेलवे का पैटर्न है उसके हिसाब से प्रश्न तो बना ही रहा है, साथ साथ उसने किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन को नहीं किया है। मतलब उसने अपने नेचर के हिसाब से, यहाँ पर देखिएगा, उसने अपने नेचर के हिसाब से जो कांस्टेबल का पैटर्न और तरीका होना चाहिए उसी प्रकार से सवालों को दे रहा है। मतलब कांस्टेबल के रिलेटेड ही सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं और जो उन्होंने टॉपिक अपनी ऑफिशियल पाठ्यक्रम में मेंशन किया था उन्हीं टॉपिक से ही सवाल आ रहे हैं। हाँ, कुछ सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो रहे हैं, न्यूमेरिकल उसके बढ़ रहे हैं। पैटर्न समझने में दिक्कत नहीं है लेकिन करने में आपको दिक्कत है, जिससे कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का व्यू आया कि वहां पर कंफ्यूजन हैं सवालों को देखने के बाद। एलसीएम के सवाल, एलसी आज जैसे एक चीज और हमने जो ऑब्जर्व करी है उसमें बच्चों का ये कहना है कि जो प्रश्न है, जैसे कोई टॉपिक हमने देखा कि मान लीजिए एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, तो एवरेज के उसने एक जैसे और थोड़ा थोड़ा बदलाव करके 3 से 4 सवाल पूछ लिए, ठीक है, 3 से 4 सवाल क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे उनका कहना है कि एलसीएम है, तो एलसीएम को उन्होंने उठाया तो एक जैसे हम लोग करते नहीं कि पेपर आप देखिए कभी भी, जैसे आपके घर से कोई कहे कि हम लाओ तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने हर चैप्टर खोला, उस चैप्टर को खोला और उस चैप्टर के जितने टाइप थे वहां से एक सवाल ले लिया, वहां से एक सवाल ले लिया, वहां से एक सवाल ले लिया, क्योंकि उन्हें पूरे 35 सवाल क्वेश्चन भरने हैं। और इन 35 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए अब एक चैप्टर से एक सवाल पर तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। सभी रिलेवेंट जो चैप्टर्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस पूछा नहीं जा रहा है, तो जितने भी रिलेवेंट चैप्टर्स है उन सभी से 2-2, 3-3 सवाल दिए जा रहे हैं, जिसमें एवरेज से 3-4 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से 3-4 सवाल, नंबर सिस्टम से 6-7 सवाल। अगर हम पूरा देख रहे हैं कि पूरा सिंप्लीफिकेशन हम मैच कर दे तो सब कुछ मिला के 6-7 सवाल बन रहा है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से भी आप देख रहे हैं कि 4 से 5 सवाल बन रहे हैं, और अगर हम एसआईसीआई को ऐड कर दे तो 7 से 8 सवाल यहीं से कवर हो जा रहे हैं। तो ठीक ठाक सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम एडवांस सेक्शन पर चलते हैं तो ज्यादातर वही मेंसुरेशन 2D 3D का सवाल दे रहा है और एक सवाल 2 सवाल डीआई का दे रहा है। तो बस इससे ज्यादा के सवाल आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आप अपनी तैयारियों में इसी चीज का, इसी अप्रोच को फॉलो करिए। मैं इन्हीं सबको देख करके जो अभी तक के पेपर में आए इस टॉपिक है उसी को देख करके मैं आपको प्रश्न हल करवा रहा हूं। आप लोग ध्यान से हमारे सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे। पहला सवाल मैं दे रहा हूं, निम्नलिखित का सरलतम रूप, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें पावर का कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हैं कि जब भी कभी अगर बेसेस सेम होते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेसेस सेम होती हैं, ध्यान से देखिएगा, जब बेसेस सेम है और प्रोडक्ट है तो पावर ऐड हो जाती है एक ही बेस के ऊपर, और अगर बेसेस सेम है और डिवीजन होता है तो घातें क्या होती हैं बताइए, घट जाती हैं, ऊपर जाके घट जाती है, नीचे आके घट जाता है। सेम उसी प्रकार से देखिए, ए की पावर 8 है, बी की पावर 6 है और सी की पावर 9 है। डिवाइड बाई देखिए कितना दिया है, ए की पावर 4 है, बी की पावर 9 है और सी की पावर 9 है। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव को बनाना है। समझिए, पहले एक जगह सबको सेटल करिए। जैसे अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ए की पावर 8-4 होगा। उसी प्रकार से अगर देखिए कहीं नीचे तो कुछ मेंशन किया नहीं है, अब बी की बात करिए तो बी की पावर 6-9 होगा। ऐसे सी की पावर अगर देखा जाए तो 9-9 हो जाएगा, करेक्ट है। तो सी तो पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। आइए पूरा देखते हैं हम लोग कैसे बन गया। तो ए की पावर 8 में से 4 निकला 4 है, बी की पावर -3 है और सी की पावर 0 हो जाएगा। ए की पावर 4 है, बी की पावर -3 है और सी की पावर 0 है। ऑप्शन नंबर डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ऑप्शन की क्लियरिटी और ऑप्शन का सही एनालिसिस होना, इस तरह के सवाल के सोल्यूशन का सही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मानी जाएगी।
पहला सवाल डन होता है। दूसरे सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए सिंपल सवाल है ये भी, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन में। यदि किसी संख्या के 25% मतलब 1/4 को 72 जोड़ते हैं तो वह परिणाम स्वरूप अपने समान संख्या उसकी प्राप्त हो जाती है। उस संख्या का 72% हमको 70% उसका हमें बताना है। संख्या का 25%, संख्या के नेचर को परसेंट में लिखिए और उसमें क्या सिंपली ऐड करिए, 72 जोड़िए। कह रहा हुआ संख्या स्वयं बन जाती है, मतलब खुद होने का मतलब 100% हो जाना। कोई मान स्वयं के लिए 100% ही होता है। अब इस तरह से अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो यह हो जाएगा, बताएं कितना, 75%। 75% का मान आपको 72 दिया है, आपसे 70% का मान पूछ रहा है। 70% का मान देखिए कितना हो जाएगा, आइए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए पॉसिबल हो। जैसे जो कट पीट सके खत्म कर दे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 से 15 पचे 75 होता है, 5 14 पंचे 70 होता है। इसका गुणा कर दे, 14 दूना 28, 14 सत्ते कितना 98, 98 200, 108, 1008 हो गया। डिवाइड बाई किससे करना है, 15 से। अब देखिए 15 से अगर हम इसको डिवाइड, 15 छक्के 90 होगा, 6 बार जाएगा 100, मतलब 10 बचेगा, 8 हो गया। 15 सत्ते 105 होगा, फिर इसके बाद 2 बार जाएगा, 67.2। यहाँ पर इस तरह से तुलना हम लोग कर सकते हैं। हमसे एग्जैक्टली नंबर नहीं पूछा है, लेकिन तुलनाओं से हम लोग यहाँ पर इस टाइप के सवाल को इजिली हल कर सकते हैं। ऐसे पैटर्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पर अपना प्रयास करिए और इस तरह के सवालों को अच्छी एनालिसिस और अच्छी प्रैक्टिस पर अपने आप को इसको इन्वॉल्व करिए। लासा मासा को पूछा जा रहा है, जनरल नंबर देकर पूछा जा रहा है, ठीक है। लासा मासा जनरल नंबर देकर पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर डिविजिबिलिटी क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आप फंस जाओगे। जैसे सवाल देखिए, हमने इस सवाल को जानबूझ कर रखा क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत बार हमको सुनाई पड़ रहे हैं कि सवाल पूछे जा रहे हैं। 27 है, 48 है, ठीक है, 276 है और 368। हमसे कह रहा है कि इनका हमें लासा बताओ। अब लासा बताना मतलब एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर सबसे बेहतर है कि हम डिविजिबिलिटी पर चलिए, ठीक है। इसके मतलब अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो दोनों का तो पॉसिबल है, बट इसका देखिए बहुत टफ हो जाएगा अगर हम गुणनखंड पर जाते हैं या तो भाग विधि पर जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतर अप्रोच रहेगा कि आप इस पे डिविजिबिलिटी पर जाओ। डिविजिबिलिटी पर जाने का मतलब देखिए, 9 से कटे 3 से कटे, 27 का मतलब ये है कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। 16 से कटे 3 से कटे, तो एक तो पहली चीज हम 9 से चेक कर लेते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पर देखिए 9 8 17, 17 5, यानी कि 5 5 10 8 18 9 27, 9 से तो कट रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि संख्या क्या 16 से कटेगी? सोचिए, 16 से कटने का मतलब 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 2 से भी कटे, तो निश्चित तौर पर उस संख्या को सम होना पड़ेगा। इसलिए ना तो ए ऑप्शन में आएगा ना तो ये ऑप्शन में आएगा, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं। तो इन दोनों को तो वैसे ही निकाल दीजिए डिविजिबिलिटी के हिसाब से ही, करेक्ट है। क्योंकि लासा वह संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है और प्रत्येक से पूर्णतः कटती है। अब कोई संख्या अगर 48 से कटेगी तो उसे सम संख्या होना पड़ेगा ना, तो इन दोनों को तो विषम संख्या कैटेगरी में रख रहे हैं। अब इन पर आते हैं और डिविजिबिलिटी 9 की अप्लाई करते हैं। जैसे हमने 9 की चेक किया, देखिए 9 9 खत्म हुआ, 8 8 16, 9 से नहीं कटा। अब ले देकर केवल एक ऑप्शन बच रहा है, 9936। मैंने इसको चेक किया तो देखिए 9 खत्म, 9 खत्म, 3 6 9 खत्म, 9 से कट गया। बाकी अब जब एक ही ऑप्शन बचा है तो कुल मिला के यही अपने पास विकल्प है ना, बाकी की डिविजिबिलिटी में भी आएगा। डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो आप डिविजिबिलिटी पर जाइए और इस तरह के सवालों का सही उत्तर आप अपने से कर सकते हैं। और देखा कि आप ऐसे सवाल अगर फेस करो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। ये हो गया तीसरा। चौथे पर आते हैं। देखिए इस टाइप से देखिए ऐसे दे रहा है सवाल, हाँ पैटर्न दे देता है, पैटर्न से आंसर निकालना होता है, सरलीकरण करने को कर देता है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है लेकिन अजीब बना देता है। जैसे इसने कहा कि P बराबर, एक ब्रैकेट बनाया, इधर -1.5 है, इधर आपके पास -8.2 है और यहाँ पर -3.3 है, इसको क्लोज किया। अब हमसे इसने कहा P क्यूब निकालो, तो इससे पहले आपको P निकालना पड़ेगा। तो P निकालने के लिए पहले इनका प्रोडक्ट करना है और इस प्रोडक्ट में माइनस माइनस क्या होगा भाई, दो माइनस का प्रोडक्ट सम होता है, प्लस होता है, तो प्लस होगा। लेकिन साथ साथ इसका प्रोडक्ट देखिए कितना आंसर देगा, 15 दूना 30, शून्य हासिल 3, 15 8 120, 120 और 3 मिलकर के 123 होता है। कितना हो गया, 123। और दशमलव एक स्थान पर, दशमलव एक स्थान पर, दशमलव दो स्थान पर लग जाएगा। तो बेसिकली ये 12.3 है, क्योंकि यहाँ पर 3.3 लिखा है, -3.3 है। अब चाहे तो जीरो लगा ही दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए इधर का सेक्शन गायब हो गया, 12 से 3 घटा तो 9 हुआ। अब 9 का मान ही P है, मतलब यही P है। सवाल में कह रहा है कि हमसे P क्यूब जो बने, तो पहले P क्यूब कर ले, 9 का क्यूब होगा और 9 का क्यूब मतलब कितना होगा बताइए, 729 होगा। 9 का क्यूब अर्थात P का क्यूब आपका 729 हो गया। अब हमसे कह रहा है इसके अंकों का योग बताना है, जो उसमें अंक हैं, डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स के अंकों का सम बताना है। मतलब 7 to 9 के डिजिट्स को अगर हम लोग जोड़ें सभी को तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा। जोड़िए, 7 2 9, 9 9 18, डिजिट सम कितना हो रहा है 18। तो इनके अंकों का जोड़ 18 है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है।
तो डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। थोड़ा क्लियरिटी करिए, समझिए प्रोसेस को, तब जाकर के आंसर को दीजिए, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए, कभी गलत होने की कोई गुंजाइश ना रहे। आई होप क्लियर हुआ होगा, ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक समचतुर्भुज है जिसे हम रोम्बस कहते हैं, कि भुजा 20 सेंटीमीटर है। भुजा क्या है? 20 सेंटीमीटर। और बिकर्णों में से एक बिकर्ण आपके पास 32 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। देखिए रोम्बस आप मतलब इसको मानिए 2D 3D का अगर सवाल है और वो भी 2D में, तो 2D जो आप लोग पढ़िए तो उसमें रोम्बस जरूर ध्यान दीजिए, सर्कल जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी कुछ आए या ना आए, बाकी भी आने को तो कुछ भी आ सकता है, त्रिभुज चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज आ सकता है, आयत आ सकता है, हाँ, समांतर चतुर्भुज आ सकता है, ट्रेपीजियम आ सकता है, आने को तो कुछ भी आए, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हम देखते हैं कि रोम्बस की इस तरह की परीक्षाओं में दिया जाता है। रोम्बस एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल और समान होती हैं। अब इनके विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण का मतलब विपरीत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ए विकर्ण है, ए भी विकर्ण है। इस विकर्ण का नाम D1 है और इस विकर्ण का नाम D2 है। सवाल क्या है? सवाल से पहले कुछ बातें जान ले और थोड़ा सा, कि कभी भी कोई समांतर चतुर्भुज बना तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए हमने समकोण बना दिया, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो यहाँ से 4 समकोण त्रिभुजों में यह चतुर्भुज आपका बढ़ जाता है। अब जो इसकी भुजाएं दे रखा है, कितना दिया है बताइए? 20 दिया है, अर्थात सभी भुजाएं क्या होंगी? 20, 20 और 20 होंगी। अब कह रहा है इसके विकर्णों में से एक विकर्ण 32 का है। जैसे ये विकर्ण आपका, जैसे मान ली D1 है, ये आपका 32 है, तो 32। और मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस, अच्छा दूसरा क्या पूछा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए दरअसल नियम क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2 होता है। दोनों विकर्णों के प्रोडक्ट का आधा जो होता है क्या होता है? एरिया होता है। अब आपको एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण नहीं पता है, दूसरा विकर्ण अगर निकाल लें तो हमको क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं है। समझिए, आपको अगर एक विकर्ण 32 दिया है, ये वाला, तो 32 का आधा, ये इतना 16 होगा और यह भाग भी 16 होगा। अब आपको यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। इससे क्या करेंगे हम लोग? इस लेंथ को फाइन करेंगे, इसका डबल करेंगे तो विकर्ण पूरा का पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस के नियम पर कमांड रखना होगा। पाइथागोरस का नियम क्या होता है? इसके लिए जैसे कोई समकोण है, देखिए ऐसे समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री इसके सामने कर्ण होता है, ठीक है, ये बेस होगा और ये हाइट होगा। इन दोनों का वर्ग इस वर्ग के मतलब कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है। अब जैसे 16 है, 20 है, अब यह मान कितना होगा? इसके लिए या तो आप 20 का वर्ग करके 16 के वर्ग को घटा दें तो पता चल जाएगा कितना आएगा, उसका वर्गमूल निकाल करके। या तो एक तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे 4 से 1 कट रहा है 5, 4 से 1 कट रहा है 4, 5, 4 और 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर कर्ण 5 है तो जो भुजाएं हैं 3 और 4 होंगी, तो इस हिसाब से अगर यह 4 है तो यह 3 होगा। लेकिन अगर सब में 5 5 मल्टीप्लाइड है तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाइड होगा। मतलब यह मान आपका कितना हो जाएगा पता है? अगर हम लोग यहाँ पर सॉरी, अगर हम सबसे 4 4 से गुणा किए हैं, 3 से 5 से नहीं, इसमें भी हम 4 से गुणा कर दें तो यह मान आपका 12 हो गया। मतलब यह लेंथ आपकी 12 है। अगर यह 12 है तो यह भी 12 है, अर्थात जो अगर पहला विकर्ण हमारा 32 था तो दूसरा विकर्ण D2 हमारा 24 हो गया। 12 12 कितना होता है? 24। और हमको निकालना क्या? एरिया 1/2। अभी पहला विकर्ण हमारा 32 था, दूसरा विकर्ण अभी भी 24 आया है। 2 से काटे 12 होता है, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 कितना होता है? 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। जरूर रोम्बस को अच्छे से तैयार करिए आप लोग, ठीक है, रोम्बस को अच्छे से मन लगा के तैयार करिए। 5वां सवाल डन है। 6वें पर आइए। कोई धनराशि है प्रिंसिपल, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 97 गुना हो जाती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है कि कोई पैसा हमने जमा किया था और उस पैसे का जो ब्याज नियोजन चल रहा था वो चक्रवृद्धि पर चल रहा था। अब ऐसे देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 97 गुना हो जाती है। उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें। एक स्थान तक दशमलव का बताना है। जैसे इस समय सिस्टम ये है कि आपका कोई पैसा था, ठीक है, कोई पैसा था और वह 97 गुना हो गया 2 वर्षों में। ठीक है, 2 वर्षों में 97 से पी था। और देखिए नियम इसका सिस्टमेटिक मैं आपको बता दूं, उसी से फॉलो करिए और कोई तरीका नहीं, इसमें डायरेक्ट ऐसे जाया जा सकता है क्योंकि इस टाइप के कैलकुलेशंस आ रहे हैं। अब इस टाइप के कैलकुलेशन प्रेडिक्शंस पर थोड़ी बहुत लॉजिक पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर 1 रुपया आपने जमा किया, यह रुपया 2 साल में क्या होता है? 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है और सतत रूप से यह बढ़ता है, 97 हो जाता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जब कभी इस टाइप का प्रश्न आए
तो आपको दो चीजें देखनी है कि एक से कितना हो रहा है 97 और कितने समय में हो रहा है 2 वर्ष में। अगर 2 वर्ष में हो रहा है तो इसका वर्गमूल करें और इसका वर्गमूल करें, जो पॉसिबल नहीं है लकीली। ठीक है, 97 का वर्गमूल कहाँ पॉसिबल है, 100 का होता तो चलो एक बार की सोचते भी हम लोग, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब देखो कितना बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसी का परसेंटेज बना है। बढ़ कितना रहा है आपको दिख रहा है 97, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 9 का वर्ग 81 होता है, 9 से ऊपर ही होगा, 9 से ऊपर ही होगा। और मैं अगर चाहूं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हिंट कर देता हूं कि 97 का वर्गमूल प्लान कर लीजिए भाई 10। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 81 होता है 9 का वर्ग और 100 होता है 10 का वर्ग। ठीक है, इनके बीच ए है तो बहुत क्लोजर है 10 के, 10 के बहुत क्लोजर है। तो अब यह मान आपके पास क्या है, अगर हाँ एक चीज हम सोचें, देखिए नियम के हिसाब से अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे भी सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है, खुद ही आप देख पा रहे हैं √97। अगर हमें परसेंट कन्वर्ट करना है, -1 है गुणे 100 है, बटा आप देखो तो कितना 1 है। मेनली आपको √97 गुणे 100 -100 करना है। √97 जो आए उसका गुणा 100 करना है, फिर 100 से घटाना है तो उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो आप देखो √97 को निकलेगा कैसे, मतलब जनरल ऐसे सोचेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा आप हेल्प अपना वर्गमूल वाला जो जनरल प्रोसेस होता है उसको फॉलो कर लें। जैसे कैसे फॉलो कर ले, देखिए मैंने कहा कि वर्गमूल 97 का सोचो तो कितना आएगा। ऐसे देखिए मैं आपको बता दूं, एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 97 हो जाए या उससे कम हो, तो 9 का वर्ग होता है 97, 9 9 81 होता है, सॉरी 9 का वर्ग 81 होता है। 10 का 100 होता है तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से 1 6 होगा, 9 से 8 1 होगा, यहाँ एक दशमलव लगेगा तो 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ 9 9 18 हो जाएगा। 18 के बगल ऐसा क्या लगा दूं, 18 के बगल ऐसा क्या लगा दूं कि गुणा करने के बाद 1600 हो जाए या उससे कम रहे। जैसे करना कैसे होता है पता है, जैसे 18 के बगल 5 लगा दे तो 5 से गुणा करना है, और 18 के बगल अगर ऐसे 9 लगा दे तो 9 से, मैं जान रहा हूं कि बहुत दूर तक जाएगा, हालांकि 9 तो नहीं होगा, जैसे 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 या 8 के आसपास जाएगा। चेक कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 18, अगर हम 7 कर दें, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 के 0 हासिल 6, 7 1 के 7 6 13 होता है। ठीक है, एक बार ये लगभग लगभग 9.8 समथिंग करके हो जाएगा। और अगर 9.8 समथिंग हो गया, हम 9.8 समथिंग इसको मान ले, किसको, ये मान को, यहाँ पर इसके वर्गमूल को, और इसमें से अगर हम एक घटा दें तो 9.8 समथिंग से अगर हम एक घटा दें तो उसका मान कितना हो जाएगा, आप ये सोच लीजिएगा। जैसे इसने कहा था दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करना है, तो आप ऐसे सोच लीजिएगा तो आपको देखिए नियरर आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। 9.8 समथिंग से कितना था, 8 था कि 9 था, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार देख लीजिए 18 कितना है, अगर हम 9 लेते हैं तो 9 से गुणा करने पर 9 9 81, 9 8 72, 8 80 0 हासिल 8, 9 8 1 के 9, 9 8 17, 17 से एक ज्यादा होगा तो 188 करिए, इंटू 8 करिए, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 से 70 के 0 हासिल 7, 8 1 के 8 7 15, तो 15 मतलब ये सही तो है। इसका मतलब 9.8 समथिंग आ रहा है। अब 9.8 से अगर एक घटाते हैं 8.8 होगा। अब 8.8 को अगर मैं 100 से गुणा करता हूं, मतलब नियरर आंसर पर हम जा रहे हैं, तो 88 के बाद 2 जीरो आया, तो 880 के पास सबसे नजदीक कौन आंसर है, देखिए 880 के पास सबसे नजदीक अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका 887.2 है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल में बी ऑप्शन लेकर चलना होगा, जो आपके लिए करेक्ट होगा। तो ये सवाल देखिए ऐसे कंफ्यूज किए जा रहे हैं जो जनरल नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको इस तरह के आंसर पर, इस तरह की वर्किंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल पर थोड़ा सा जो दशमलव वाले होते हैं, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, उन पर भी काम करना होता है। आगे आते हैं, 7वां सवाल देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमिक छूटें देकर 937 रुपए में बेचता है। दो छूट देता है, एक तो 49%, दूसरा 75%, दो क्रमिक छूट देता है। उसके बाद उसने उस सामान को कितने में बेचने की बात करी, 953.7। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी जाए तो वह 10% का लाभ अर्जित करता है। कह रहा है अगर कोई छूट ना दी गई हो 10% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो कितना था। सवाल देखिए कैसे बन रहा है। सवाल ऐसे बनता है, जैसे देखिए एक सवाल है कि कोई वस्तु थी
खरीदा किसी दुकानदार ने। अक्सर दुकानदार वस्तु के दाम को बढ़ाकर अंकित करते हैं, और जो बढ़ाकर अंकित करते हैं उसी को अंकित मूल्य कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। खरीदा उसने किसी सामान को, एक सीपी हो गया, और सीपी को उसने प्रेजेंट किया बढ़ा करके, फिर छूट देकर बेचा। छूट जो दिया इसने दो प्रकार की दिया, मतलब दो क्रमिक दिया, और छूट देकर बेचा तो इतने में बेचा। अब हम कह रहे हैं कि छूट मत दो, जितने में जितना बताए हो उतने में बेच दो। उसने उतने में बेचा तो पता चला उसे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ तो हमें समझ गए कि उसने उस वस्तु के दाम को 10% बढ़ाकर अंकित किया था, बढ़ाकर अंकित किया था। अब हमसे कह रहा है कि अर्जित मूल्य क्या, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब अगर दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर जितना प्रिंटेड प्राइस थी, प्रिंटेड प्राइस आप सबको पता है 10% ज्यादा थी, 10% के बाद उसने क्या किया, दो छूट लगा दी। मतलब पहले तो 10% बढ़ाया था, फिर उसके बाद फिर 49% घटाया, फिर 75% घटाया, तो जाकर के इतने में बेचा। कह रहा है यदि उसने कोई छूट ना दे, मतलब जितना एमआरपी हो उतने में ही बेचे, तो बताइए वह 10% लाभ अर्जित कर रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो पहला काम आपको इसके अंकित मूल्य को निकालना होगा। अंकित मूल्य को मानना पड़ेगा, उस पर फिर 10% हम लोग पीछे जाकर के जो हमारे पास हम देख रहे हैं, क्योंकि खुद ही 10% बढ़कर आया है, तो हमको निकालना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। या आप सीधा सीधा आप ऐसे जाइए, कुछ मत सोचिए। सबसे पहले उसने वस्तु को खरीदा, खरीद करके उसने सेल किया, लेकिन इसको करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने 10% बढ़ाया। 10% बढ़ाया था ना, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, अर्थात उसने 10 का सामान दुनिया को कितना बताया, 11 में बताया। फिर उसने क्या किया, देखिए अब 49% की छूट दिया। सबसे पहले 49% का मतलब होता है 49 बटे सीधा 100। 49/100 का मतलब अगर जिस वस्तु 100 बताया, 49 कम करके 51 में बेचा। फिर उसने 75% की छूट दी, जो कि 3/4 होती है। अगर उस वस्तु का दाम 4 हो गया तो 3 और कम करके उसने 1 में बेचा। और सब बताइए कितने में बेचा उसने सामान को, उसने बेचा है 953.7 में बेचा है। हमको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। कुछ इधर उधर कटे तो काटिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, काटने की कोशिश करता हूँ 11 से। 11×8 = 88 होता है, 88, 7 और 3, हाँ 11×6 = 66 होगा, 66, 7 73 होता है। और फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो गलतियां इस तरह हो जाती हैं। मैंने 11 से काटे, 11×8 = 88, 88, 7 और 3, 11×6 = 66, 7, 7, 7, फिर 86 पॉइंट सही है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिए क्या यह कट रहा है इससे। फिर मैं चेक करता हूँ, देखिए डेसिमल में कुछ आया, जो भी आया हम लिखें। 17×3 = 51, देखिए 17×5 = 85, 17×1 = 17, फिर 3 से काटिए, 3 17×3 = 51, कितना हो जाएगा बताइए, 0.7। यहाँ पर आपके सामने कितना हो गया, 0.7 होगा कि 1.7 होगा, नहीं तो अभी पता चले कि सब 1.7 होगा, 17×51। अब इसे 1.7 का गुणा इधर करिए, जो कि 1000 × 4 मतलब 4000 है। 4000 गुणे 1.7, 17×4 = 68 होता है। 68 के बाद 3 जीरो आया, बट 1 दशमलव लग जाएगा, 6800। 6800 उस वस्तु का क्रय मूल्य था, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह से सवाल को आपको इजीली करना है। समझ गए तो आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझ पाए तो कैलकुलेशन टफ होगा, ज्यादा बार स्टेप फॉलो करना होगा। तो समझदारी दिखाइएगा ऐसे सवालों को करते समय, ठीक है। 8वां 7वां हो गया, 8वीं पर आइए। देखिए सवाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है चल रही, ये बहुत पूछा जा रहा है रेलगाड़ी वाला सवाल, और वैसे भी रेलवे का पेपर है तो रेलगाड़ी तो पूछा जाएगा, ठीक है। 284 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 667 मीटर लंबा एक सुरंग है, उसको पार करने में कैरी कितना समय लगाएगी। देखिए यही स्थिति है, जब कोई ऐसे रेलगाड़ी जिसकी अपनी एक लंबाई है, और वो लंबाई देखिए कितना दे रखा, 284 है, और इसका अपना ड्राइवर है, इसका अपना गार्ड है, इसकी अपनी स्पीड है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी गई एक सुरंग में, देखिए सुरंग, जो सुरंग है 676 मीटर लंबी, इस सुरंग में घुसी और थोड़ी देर बाद निकलेगी। ड्राइवर निकला बट पार तब करेगी तब जब ये स्थिति होगी। मतलब रेलगाड़ी जब किसी खड़ी रेलगाड़ी को, पुल को, सुरंग को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, इन सब को पार करती है, तो पार करने में लगा समय बराबर L1 + L2, मतलब अपनी लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई डिवाइड बाई पार। तो चले, सुरंग तो चलेगी नहीं, रेलगाड़ी चलेगी, अपनी स्पीड से भाग करेगी। हमको समय ही निकालना है, समय निकालना है क्या, हाँ हमको समय ही निकालना है, कितने सेकंड्स में पार कर लेगी। एक चीज इसमें फंस रहा है, बाकी तो सब सही है। लंबाइयां देखिए, रेलगाड़ी की कितनी है, 284 है, और सुरंग की कितनी है, 676 है। फंस रहा है स्पीड, क्योंकि जो स्पीड है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, और हमको सारे डेटा मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 5/18 से मैं गुणा करना होगा।
5/18 से हमें गुणा करना होगा, किसको बताइए, जो हमारे पास स्पीड दी गई, मतलब यह स्पीड बेसिकली आपकी 5 मीटर पर सेकंड है। जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको आप 5 मीटर पर सेकंड कहेंगे, तो 5 से कर दिया भाग, 6 4 10, 8 7 15 1 16, 6 2 8 1 9, डिवाइड बाई कितना है 5, 5 से काटिए, 5 1 के 5, 4 और 5 9 45, 5 दूना 10, 192 सेकंड लगेगा, डी ऑप्शन है राइट सॉल्यूशन। यहाँ पर उत्तर में मिनट और सेकंड भी पूछ सकता था, जो पूछ लेगा फिलहाल आप कोशिश करोगे तो आंसर बन जाएगा। ये 9वां नंबर आता है। ये देखिए बढ़िया सवाल दिख रहा है देखने में ही। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट मतलब जैसे कहीं खड़े होते हैं तक पैदल जाता है, उस पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है। मतलब पहले पैदल जाता है, उसके बाद पता नहीं कहां से उसको कार मिल गई वहां पर, ठीक है, तो कार बगल में चल रही थी, वो पैदल चला जा रहा था। उसके बाद कार से अपरिवर्ती मतलब बिना परिवर्तन की किसी चाल को बनाते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, अर्थात उसकी कार वहां खड़ी रही होगी और वो पहले पैदल तक गया वहां तक, उस व्यू पॉइंट तक, उसके बाद वही कार खड़ी थी, कार से रिटर्न हुआ, कार की स्पीड एकदम फिक्स थी और फिक्स स्पीड से आया। उसको इस पूरी प्रोसीजर में मतलब पैदल जाने में और कार से लौटकर आने में 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा अगर उसे करना होता, अगर वह दोनों तरफ कार से यात्रा करता तो उसे 4 घंटे कम लगते, मतलब अगर दोनों तरफ किया होता तो उसे 4 घंटे कम लगते जितना टोटल समय लगा है, करेक्ट है। दोनों ओर समान चाल से पैदल अगर यात्रा करना हो तो फिर कितना समय लगता, बहुत ही आसान ओरल आंसर बता सकते। देखिए जब वह पैदल प्लस कार से चला, पैदल प्लस कार से चला तो उसका जो समय लग रहा है 6 घंटे 45 मिनट, 6 घंटे 45 मिनट ये लग रहा है, यस ठीक है। अगर वह कह रहा है कि दोनों कार से चले, मतलब पैदल ना चले, दोनों कार से, ए भी कार से चले और ए भी कार से चले, तो उस समय उसे 4 घंटे कम लगते, मतलब 4 अगर कम कर दें 2 घंटे 45 मिनट ही लगते, 2 घंटे 45 मिनट ही लगते। कब लगते बताइए, जब वह क्या करता, दोनों पैदल और कार दोनों को कार से ही कवर करता, इधर भी इधर भी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई देखिए ये जो स्पीड है, ये जो समय है किसका समय है, दो कार का, और ये पैदल प्लस कार का। अगर हम इनका अंतर कर दें तो कार कार से खत्म हो जाएगी, और अगर हम लोग इनका अंतर कर दें मतलब ऐसे समझ लें कि दोनों चालों को, दोनों दूरियों को उसने अगर कार से ही तय किया होता, दोनों दूरियों को अगर कार से ही तय किया होता तो उसे 2 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता। ये सही बात है। अगर वह केवल कार की, मतलब क्योंकि आपको पता है इस व्यू पॉइंट तक जाना है और लौट कर आना है, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो कार वो गया तो पैदल था, लौट के आया कार से, 6 घंटे 45 मिनट लगा। मुझसे कहा जा रहा है अगर वह कार से जाता कार से आता तो उसको जो समय लगता 2 घंटे 45 मिनट लगता। अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि कार से एक तरफ अगर जाना होता, एक तरफ, तो कितना समय लगता बताइए, हाफ लगता कि नहीं, बिल्कुल। अगर कार से ही उसे एक तरफ जाए तो दो तरफ जाने का मतलब एक तरफ जाना और एक तरफ आने का समय है। अगर एक तरफ ही मतलब अगर कार से ही केवल एक तरफ जाना होता या आना होता तो जो समय लगता 2 घंटे 45 मिनट का आधा लगता, 2 घंटे 45 मिनट का आधा लगता, आप समझ लो। अब 2 घंटे 45 मिनट को आप एक प्रॉपर एक काम करिए ना, पहले मिनट में ही लिख लीजिए, केवल मिनट में लिख लीजिए। तो मिनट के हिसाब से अगर चले तो 2 घंटा मतलब कितना होता है भाई, 1 घंटे सबको पता है, ये आपका 60 मिनट होता है, ठीक है। 2 घंटे का मतलब 120, 120 में 40 जोड़ा तो 165 लगता, 165 मिनट लगता तब जब वह केवल कार से एक तरफ जाता। और इसको अगर हम आधा कर दें तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अठे 16, 2 दूना 4, 82.5 मिनट लगेगा इससे उसे एक तरफ जाने में कार से। इसका मतलब अब सवाल में जैसे उसने पूछा है अगर उसे एक तरफ पैदल जाना, मतलब पैदल का समय अगर निकालना है तो आपको कैसे निकल पाएगा आप बताइए। यहाँ पर देखिए टोटल जो कार और पैदल, कार का जो समय लगा है ये 6 घंटे 45 मिनट की बात है। 6 घंटे 45 मिनट को अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर लें, 6 घंटे 45 मिनट को लाएं, जो कार और पैदल का मिलाकर था अगर हम इसको टोटल सोच लें तो 6 छह के 36, 36 मतलब 360, 360 में अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो यह 405 सेकंड लग रहा था तब जब कार और पैदल दोनों का था। इसमें अगर कार वाला हम 82 घटा देते हैं तो 82 घटाने के बाद देखो कितना हो जाता है, जैसे 405 में हम क्या करते हैं 82 घटा देते हैं
तो 82 घटाना 5 से 2 3 होता है, ठीक है। 0.5 भी है, याद रखिएगा, ऐसे लिख देते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 82 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हमें जानना चाहते हैं कि केवल पैदल चलने में कितना समय लग रहा था एक तरफ का, ठीक है। तो 405 था और उसमें से क्या घटाना है, 82.5। तो 10 से 5 हो गया 5, और 4 से 2 2 हो गया, ठीक है, 4 से 2 2 हो गया, 10 से 8 2 होता है, और 3 322, 322.5 लगेगा एक तरफ, मतलब पैदल का। अब उसने कहा अगर दोनों तरफ पैदल किया होता तो इतना गुणे 2 कर दीजिए। दोनों तरफ अगर पैदल हुआ होता तो 322.5 गुणे 2 कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, तो 645 सेकंड लगता। अब इस 645 सेकंड को मिनट है। अब इस 645 मिनट को आप घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर लें तो कैसे करेंगे बताइए। हम सबको पता है 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। 60 से भाग करेंगे 10 घंटा 45 मिनट लगेगा। 10 घंटा 45 मिनट इसका उत्तर आएगा। जैसे अगर आप 645 को 60 से भाग कर दीजिए, 10 बार जाएगा, 10 बार गया 600 हुआ, फिर 45 और, तो 10 घंटा 45 मिनट जो आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है। अगर दोनों दूरियों को वह केवल पैदल ही चलकर तय किया होता तो उसे 10 घंटा 45 मिनट लगता। फिर यही बात थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा, पैदल और कार से 6 घंटे 45 मिनट, केवल कार से चलता तो 4 घंटा कम लगता, इतना लगता 2 घंटे पर। इसमें क्या है, 2 बार कार का जाना आना मिला के, तो 1 बार कार का 82.5। अब इसको 82.5 से घटा दीजिए तो आपको केवल पैदल एक तरफ जाने का समय पता चला। दोनों तरफ का करना है, डबल कर दीजिए उसको, घंटे मिनट में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एक और चीज डायरेक्ट ओरल बता सकते थे, कैसे सुनिए, देखिए ध्यान से। पैदल और कार चल करके 6 घंटे 45 मिनट। अब हमसे कह रहा है कि अगर कार से ही केवल चला होता तो 4 घंटे कम लगता। वही 4 जोड़ दीजिए, 6 4 10 घंटा 45 मिनट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, फालतू में इतना ताम झाम किया ना। आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए सवाल क्या है। एक कैन पूरी तरह से दूध से भरा हुआ है। एक कैन है, उसमें पूरा दूध है, ठीक है। इस कैन में 6 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। जितना दूध था उसमें से 6 लीटर निकाल लिया और उसे फिर पानी भर दिया जाता है, पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। इस प्रोसेस को 4 बार दोहराया जाता है। अब कैन में दूध और पानी का जो अनुपात है 32 और 243 है, ठीक है। कैन का आयतन ज्ञात कीजिए कि कितना है उसका आयतन। कैन का जो आयतन है हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कैन की कैपेसिटी क्योंकि पता करना है, अर्थात उसकी क्षमता ही पूछ रहा है। क्षमता को अगर हम एक आंकड़ा, एक डेटा ले ले, मान लीजिए हमने बी ले लिया क्योंकि हम आयतन को ऑलमोस्ट इसी से प्रेजेंट करते हैं, और उसमें से हमने 6 लीटर पानी का, 6 लीटर दूध का हमने यहाँ पर ट्रांसफर करने का उपयोग किया। मतलब एक बार मैं क्या करता हूँ, 6 लीटर निकालता हूँ। भाई आप देखो, पहले प्योर मिल्क रहा होगा, उसमें से आपने 6 लीटर निकाला, केवल दूध निकला। अब उसमें पानी भरा, अभी भी दूध पानी है, लेकिन अब दूध का जो परसेंटेज है वो कम हो गया। फिर उस उसमें 6 लीटर निकाला, फिर 6 लीटर पानी भरा। इस प्रक्रिया को आपने 4 बार और मतलब कुल मिला के 5 बार दोहराया। अर्थात हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू 1 है, उसमें से इस भाग का मतलब इतने भाग का उपयोग हम 5 बार कर रहे हैं, तो जो रेशियो बनकर आ रहा है 32 डिवाइड बाई 243 हो जा रहा है। अब हमसे इसी कैपेसिटी को ही फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर 5 लिखा है पावर, तो यह मान 1 माइनस 6 अपान बी कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा फिफ्थ रूट आप 32, फिफ्थ रूट आप 32 डिवाइड बाई 243। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो 32 होता है 2 की पावर 5 होता है, 243 भी 3 की पावर 5 होता है, और होल पावर 1/5 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, और यह दोनों पर लगेगा तो इसका मतलब यह मान 2/3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सिचुएशन ये हो गया कि 1 माइनस 6 अपान बी बराबर आपका 2/3 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए। जैसे अब इसको हल करना है एक बार, तो b माइनस 6 अपान बी बराबर 2/3 है। 3 से गुणा करिए 3b होगा, माइनस 18 होगा बराबर 2b होगा। इसको इधर लाए तो b बराबर 18 लीटर हो जाएगा। 18 लीटर यहाँ पर उसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, जो ऑप्शन में है पहले में। आप 10वें सवाल का सही उत्तर 18 लीटर नोट कर सकते हैं। कैन की कैपेसिटी डायरेक्ट टोटल थी। अगले सवाल पर आइएगा, देखिए कैसे है। अब देखिए एक नया बढ़िया शानदार सा सवाल आपके सामने है। सवाल को पढ़िएगा। एक ठोस गोला था, गोला मतलब गेंद बेसिकली। ये देखिए ऐसे इसी टाइप की गेंद है। कह रहा है कि इसको रगना है, इसके पृष्ठ को रगना है। इसके लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। गेंद कोई भी हो, क्रिकेट की हो, फुटबॉल हो, उसको ऊपर से उसके सरफेसेस को रगना है, तो उसके लिए हमें 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। जैसे अगर आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, कोई वस्तु, उसके सरफेस एरिया को रंगना है,
तो हमें 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। इसका मतलब इसके सरफेस एरिया की बात अगर करिए तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब मुझे इस 4 पाई आर स्क्वायर को रगने के लिए कितने लीटर पेंट की जरूरत है? हमें 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। कितने की? 4 लीटर की। अब हमसे कहा गया इस सवाल में, अगर आप पढ़िएगा, कि हम इस ठोस गोले के 4 समरूप टुकड़े बनाते हैं। ऐसे हमने काट दिया। जब काटा तो देखिए ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ये 4 वृत्त तो रहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन काटकर जो आर्क क्रिएट होगा वो दो वृत्त का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब वो भी अगर देखा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह भी मिलकर के आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब कुल 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर को रगने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर को रगने के लिए 4 लीटर की आवश्यकता थी। तो 8 पाई आर स्क्वायर मतलब इसका डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दीजिए, 8 लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। 8 लीटर पेंट की आवश्यकता होगी। बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया है। तो आप सभी लोग नोट करिए, 8 लीटर पेंट 11वें सवाल का करेक्ट आंसर आपके सामने है। अगले सवाल पर बढ़िएगा। किसी समूह में 3 बुनकर, बुनकर मतलब जो चटाइयां बुनते हैं या कुछ बुनने का काम करते हैं, 4 दिन में 12 साड़ी बना लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जाने वाली साड़ियों की संख्या क्या हो, औसत संख्या क्या होगी? देखिए 3 बुनकर होते हैं, 4 दिनों में 12 चटाई या 12 साड़ियां बना लेते हैं। 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ियां बना लेते हैं। इसमें दरअसल एक वर्क प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, टाइम एंड वर्क का प्रोसेस है। M2 T2 H2 डिवाइड बाई W2 R2। जब भी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं सवाल में तो हम लोग मेन पावर और टाइम चाहे दिन में हो घंटे में, जैसे ऊपर लिखा जाता है, और काम की मात्रा और मजदूरी को नीचे लिखा जाता है। 3 बुनकर होते हैं, 4 दिन में 12 साड़ी बना लेते हैं। प्रत्येक बुनकर मतलब एक बुनकर की बात करिए, एक दिन में कितनी साड़ी बना लेगा उसका औसत हमको बताना है। आइए समझते हैं इसका प्रोसेस। हमने कहा 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी, एक बुनकर एक दिन में कितनी साड़ी बना लेगा, इसकी बात करते हैं। तो पहले इसको समझने के लिए x का मान निकालना, अर्थात अगर ऐसे देखा जाए तो 12 12 से कटेगा तो एक बुनकर एक दिन में एक साड़ी बना पाएगा। एक बुनकर एक दिन में एक साड़ी बना पाएगा। अब बुनकर हैं कितने? 3। यहाँ पर सवाल प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में, अब सोचो एक दिन में एक बुनकर ने एक साड़ी बनाया, तो अगर 3 है तो कितनी साड़ी बनेगी? 3 साड़ी बनेगी। अब 3 साड़ी बनेगी मतलब हमको प्रत्येक का निकालना औसत। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें बताइए? अगर जैसे हमने इसमें कहा है कि अब तीनों ने मिलकर कितनी साड़ियां बनाई, अगर देखा जाए तो तीनों ने मिलकर के 3 साड़ियां बनाई। हमें तो सवाल में क्या पूछे? प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की संख्या का औसत बताइए। तो औसत 3 बुनकर थे, 3 साड़ी बनाए थे, 3/3 कर दीजिए तो एक साड़ी यहाँ पर उनका औसत हो जाएगा। एक बुनकर के द्वारा एक दिन में एक साड़ी का औसत है। क्योंकि यहाँ पर पूरा सवाल क्या था, 3 बुनकर थे, 4 दिन में 12 साड़ी बनाते थे, तो तीनों एक दिन में 3 ही साड़ी तो बनाते थे। 3 चौके 12 तभी तो हुआ। अब प्रत्येक का निकालना है औसत, तो प्रत्येक का एक दिन में एक साड़ी का औसत है। अगर एक बुनकर लगा दो तो एक दिन में एक ही साड़ी बना पाएगा। ठीक है, ये सवाल है। अगले सवाल पर आइए। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, इस पर बहुत फोकस करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे कनेक्टिविटी दिखाएगा, इसका सोल्यूशन समझिएगा। यहाँ पर है -0.4, मतलब इसको हम ऐसे क्लोज रखते हैं। ये 4.6 है और इसका होल वर्ग है, बेसिकली हम देख पा रहे हैं। ये 2.3 है, इसका भी होल वर्ग आपके सामने। ठीक है, ये क्लोज कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया और इसको डिवाइड बाई 5 किया, ये क्लोज कर दिया। गुणे कितना है? 100 है। इसको क्लियरिटी इस पर बनाइए तो अपने आप सेट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सवाल तो हल होना ही होना है ना। कैसे होगा? जैसे हम इन दोनों से कुछ सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं? 2.3 को अगर हम कॉमन कर लें तो ये बेसिकली 2.3 इंटू 2 है। जैसे 4.6 को क्या लिख सकते हैं? 4.6 अगर होल स्क्वायर लिखा है तो पहली चीज तो 4.6 इंटू 4.6 लिख सकते हैं। हाँ, अगर मैंने क्या किया कि 2 पॉइंट, अगर हम चाहें तो 4.6 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे नहीं, हमको 2.3 कॉमन करना है। अगर मैंने 2.3 कॉमन किया तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4.6 ही बचेगा, तो ये आपका 9.2 हो जाएगा। 9.2 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 9.2 का होल वर्ग। और यहाँ पर कितना बचेगा बताइए?
यहाँ पर 2.3 बचेगा। बहुत फायदा तो है नहीं, आप एक काम करें डायरेक्टली वर्क कर दें, बहुत ज्यादा इसमें हेल्प नहीं होने वाला है। हेल्प हो जाता अगर हम इसको दो मतलब चाहें तो थोड़ा सा जैसे देखिए दिमाग लगाएं, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2.3 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ प्लस इसमें क्या है 2.3 का वर्ग है, सही है। चलिए इसको ऐसे रहने देते, अगर हम इन दोनों से 2.3 का वर्ग कॉमन करते हैं तब कुछ देखिए फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताइए, यहाँ 2 का वर्ग 4 और 1 मतलब 5 बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना है -0.4 है, इससे कुछ बेनिफिट होने वाली है। चलिए देखता हूँ सबसे पहले, अच्छा 5 है, अभी हम 5 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते क्योंकि पहले मुझे इसको घटाना पड़ेगा जो मान आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ यह 5 अलाइन नहीं है, ये पूरा सॉल्व करना है, फिर इसमें इसको घटाना है, तब जाकर के आपको इसको 5 से भाग करना है, नहीं तो यहाँ से 5 खत्म ही हो जाता अगर ये 5 इस टाइप से लेते। मैं तो कह रहा हूँ इसमें कुछ ना सोच करके, अगर कोई फैक्ट नहीं दिख रहा है तो सीधा सीधा आप वर्किंग कर डालिए। कैसे देखिए, आपको थोड़ा सा वर्ग पर अच्छे से दिमाग में कंट्रोल करना है। जैसे 46 का वर्ग, किसी का वर्ग करना बहुत आसान है, 0.6 है 4.6 है, 6 चाके 36 होता है, 6 चौके 24, 6 चौके 24 24 48 होता है, और 4 चौके 16 होता है, 6 लिखा 48 3 51 कैरी 5 16 5 21, ये हो जाएगा 2116 सॉरी, और 23 का वर्ग 529 होता है, 5.29 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने कितना है -0.4 घटेगा, इसमें जोड़ लीजिए पहले इसको ला करके, 5.29 है, 9 6 15 है, 2 1 3 1 4 है, ठीक है, 5 1 6 है, 2 26.45 है। इसमें से क्या घटा दे 0.40 घटा दे, घटाइए तो 5 हो गया, 0 हो गया, 26.05 हो गया, 26.05 है। इसको 5 से करें भाग और गुणे करें 100, गुणे 100 करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 5 से भाग करिए, 5 5 25 है, 5 5 25, 5 2 10, 5 521 इसका राइट सोल्यूशन होगा, डी ऑप्शन है। ठीक है, और कोई शॉर्ट से हो जाए तो कर लीजिए, फिलहाल इससे भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, आराम से कर लेंगे। 14 नंबर देखिए, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठोस घनाभ है 3 आसन्न फल के, जो 3 एडजेसेंट साइड है मतलब जो फर्श होगी, बगल की दीवार और बगल की दीवार, 3 आसन्न फल के हो गई, करेक्ट है। या तो छत को ले लीजिए, क्षेत्रफल 192 है, 242 है और 24 है। घनाभ का आयतन हमसे पूछ रहा क्या होगा, मतलब अगर सोचा जैसे हमने घनाभ बनाया, देखिए ये घनाभ बनाया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, देखिए सवाल है, ये हमने घनाभ बनाया, करेक्ट है। अब आपको पता है यह यल है, यह बी है और यह एच है, तो आपको सवाल में क्या दिया है पता है, यल बी दिया है, कितना यल बी दिया है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई 192, ठीक है। आपको दिया है बी एच जो कितना दिया है 242, करेक्ट है। जैसे इसने हमको कहा है कि 3 आसन्न फलकें का क्षेत्रफल, 3 आसन्न फलक मतलब फर्श में लंबाई चौड़ाई है, इस दीवार में लंबाई और ऊंचाई है, अगली दीवार में चौड़ाई और ऊंचाई है, तो यही इसने हमको दिया है, एल बी दिया है, बी एच दिया है, एच एल दिया है। एच एल मान लीजिए हमने दिया है 24, करेक्ट है। हमसे सवाल में पूछा क्या है, हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन मतलब यल इंटू बी इंटू एच होता है, यही निकालना है हम लोग को। आइए कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ से अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, करेक्ट है। इसका मान कितना हो जाएगा 192, 242 और 24 हो जाएगा। तो अगर हम एल बी एच करते हैं यहीं से, तो इसका अंडर रूट ही होगा 192, 24 और 24, 242 गुणे 24 है ना, 242 है और 24 है। आइए अब इसका बस वर्गमूल करिए, तो वर्गमूल कैसे होगा, गुणा थोड़ी करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर 192 की बात करिए आप, 2 9 18 होता है, ठीक है, 2 छंगे 12 होता है, 24 चौके 96 होता है, तो मतलब बेसिकली 2 से फिर कर दे 2 48 होता है, फिर 2 से कर दे, मतलब एक प्रकार से अगर देखा गया तो यह आपका जो 192 है, 2 से देखिए अभी 16, 3 एक बार, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यह आपका 1 सेकंड, फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे फैक्टर्स बनाइए तो 192 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 से हमने किया 2 9 18, 2 छंगे 12, 2 से किया 2 चौके 8, 2 8 48 हो गए, फिर 2 से किया 2 16 बार 48 होता है, 2 24 बार 48 होता है, और 2 से फिर किया 2 आपका 12 होता है। फिर एक प्रकार से अगर आप समझ गए होंगे तो यह 64 गुणे कितना हो जाएगा, 64 गुणे 3 है, 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है, मतलब अगर आप इसको सोचें तो 2 की पावर 6 है गुणे 3 की पावर 1 है। 242 को आप 2 गुणे 11 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है।
और 24 को आप 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 कर सकते हैं। मतलब वर्गमूल करते समय दो दो का पेयर बनाया जाता है। 6 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 6 हैं, 3 9 है, 9 2 9 1 10 है। मतलब अगर 2 की बात किया जाए तो 2 की पावर 6 3 9 1 10 है, और 3 की पावर 2 है, और 11 की पावर भी 2 है। तो आप इसका जब वर्गमूल करेंगे 2 की पावर 5 होगा, और 3 होगा, और 11 होगा। ठीक है, 2 की पावर 5 32 होता है, गुणे 3 11 गुणे 3 33 होता है। 32 यहाँ 96 होगा, कैरी 9, 32 यहाँ 96 9 कितना 105। तो ये आपका 1056 हो जाएगा आयतन इसका, जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इधर उधर दिमाग लगा तो नहीं आएगा, ऐसे फोकस करके आंसर करेंगे तो आंसर अपने आप 1056 एग्जैक्टली इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट सवाल हम आज के सेट का आपको करा रहे हैं डीआई, क्योंकि डीआई भी एक दे रहा है और हर प्रकार की डीआई पर आपको काम करना चाहिए। निम्नलिखित बार ग्राफ है, 5 वर्षों के दौरान गन्ने के निर्यात लाख रुपए में दर्शाता है। इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना 2019 में हुए निर्यात के लगभग कितने प्रतिशत में कमी हुई है। यहाँ पर हमको आज 5 अलग अलग वर्षों में गन्ने के निर्यात को लाख में दर्शाया गया है। कह रहा 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात क्या होगा, योग बटा संख्या। ठीक है, पहले औसत कर देते हैं। औसत के लिए हमें सभी को जोड़ना है, पहले औसत बनाइए कितना होता है, जोड़िए कितना होगा, 14 14 28, 28 10 38 8 46, 46 20 कितना होगा, 46 20 आपका कितना हो जाएगा, 46 20 66, हाँ 46 20 60 66, 66 10 76 2 78, 78 हो गया। 8 5 13, 13 6 19, 19 9 28, 28 2 30, 3 मतलब बेसिकली 3 होगा, 81 हो जाएगा। 81 बटे आप कितना कर दे 5, हाँ 5 1 के 5 5 16 पंचे 80, 5 16.2 हो गया औसत। हमसे कह रहा है ये औसत है सभी 5 वर्षों का, कह रहा है इसकी तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 12.8 हुआ है। 16.2 से 12.8 है तो कितना घटा है देख लीजिए, 12 से 8 4 घटा है, हाँ 5 से 2 3 घटा है। किस में से घटा है, इससे घटा है। ध्यान देखिए 12 से 8 4 घटा है, 5 से 2 3.4 घटा है। गुणे 100 कर दें, बटे कितना कर दें 16.2 कर दें, 16.2 कर दें। अब देख लीजिएगा लगभग में पूछ रहा है तो आप लमसम आंसर ही पाएंगे, पूरा एग्जैक्ट नहीं पाएंगे, दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटने की स्थिति क्या है, 2 8 16, 2 1 2 81 हो गया, 2 17 12 हो गया। अब तो कट उठ रहा नहीं है, लेकिन अगर हम लमसम जाते हैं, क्योंकि सब सारे आंकड़े एक जैसे हैं तो इसलिए बहुत डर लगता है ऐसे में अगर हम इसको करते हैं तो 1700 है बेसिकली। 1700 को अगर हमने 81 से भाग किया तो 81 2 बार तो ठीक है, 162 हो गया। ठीक है, ये 8 हुआ और यहाँ पर 0 हुआ, तो शून्य बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके दशमलव लगा के इसको कर सकते हैं। तो 20 दशमलव जो आंकड़ा जाएगा 5 से ऊपर ही वैल्यू रहेगी। तो अगर आपने 20 लगा दिया 19 तो गलत, 21 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 20 के बाद दशमलव के बाद जो वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी, तो आप इसको 21 पर ले जा सकते हैं। 21% इसके लिए राइट। अगर दूर दूर का होता है तो मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का, जो 15वें सवाल का सही उत्तर है, वो आपका 21% है। आशा करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा। सभी लोग इसी तरह के सवालों पर अपना ध्यान दें और आगे के लिए फिर से जुड़े रहें। अच्छा लगा उस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, अपनी फीडबैक दें, अपनी प्रॉब्लम्स दें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उसका भी प्रश्न हमें अपडेट करें कमेंट्स में, हम उसका भी आंसर आपको देते रहेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।